हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आजादी स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पर, जहां पे हम क्लास 10 के लिए पीवाईक्यू सीरीज लगातार चला रहे हैं और उसमें हमने कई सारी वीडियोस बना ली है। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने पिछली वीडियोस देख रखी है तो उसमें हमने अति लघु, लघुत्तरीय क्वेश्चन और बहुविकल्पीय क्वेश्चन को पूरी तरह से खत्म कर दिया था विद द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट क्वेश्चंस। सो नाउ अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन के पहले पार्ट को हमने कर लिया था, सेट 1 कंप्लीट हो गया था। अब सेट 2 की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। देखिए, अब हमारे पास ये है कि हमारे पास 15 फरवरी है, ठीक है, 15 फरवरी, और आपका एग्जाम कब है? 1 मार्च को। तो आपको लगभग आप समझिए आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं, लगभग 15 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। वैसे कि अगर देखा जाए तो फरवरी जो है इस बार 28 का ही है, तो वो भी 2 दिन आपके पास घट गया, मतलब कि लगभग अब 13 दिन बचे हुए हैं, मतलब 13 दिन बचे हुए हैं। तो अब इसमें आपको कैसे करना होगा तैयारी? अगर मैं अभी आपको यही कराता हूँ पीवाईक्यू ही, तो मैंने आपको बताया था कि पीवाईक्यू हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले क्वेश्चन आते किस टाइप के हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस 13 दिनों में मैं कुछ अलग करने की कोशिश करूं, और वो अलग क्या होगा? वो अलग इस तरीके से होगा कि अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा हर चैप्टर के, ऑल चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल चैप्टर्स, ठीक है, ऑल चैप्टर, और उसके साथ क्या होगा? विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी रहेंगे, ठीक है। उसमें ऐसे सूत्र मैं बताऊंगा आपको, ऐसे हर चैप्टर से। जैसे कि मैंने ले लिया वास्तविक संख्या, ठीक है, तो अब वास्तविक संख्या के लिए हम क्या डिस्कस करेंगे? वास्तविक संख्या में डिस्कस करेंगे किस तरह से सवाल आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसके क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और उसमें कौन सा फार्मूला अब ज्यादा अप्लाई होता है। कि जैसे हो गया अभाज्य गुणनखंड वाला हो गया, या सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है, या सॉरी अपरिमेय संख्या है, या डिफरेंट आपको दे दिया गया दो तरीके के एलसीएम या एचसीएफ, दो वैल्यू दे दी गई, अब उनका आपको निकालना है कि वो संख्याएं निकालिए, या एलसीएम या एचसीएफ से आपको क्या कह दे कि उन संख्याओं का गुणनफल निकालिए। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब मैं सोच रहा हूं कि अब इन दिनों में 2 वीडियोस में अपलोड करूंगा, और उसमें हम क्या करेंगे, एक तो मैं ये पीवाईक्यू सीरीज जो है हमारी वो चलती ही रहेगी साथ साथ, उसके साथ साथ मैं आपके लिए ये फार्मूला सीरीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होंगे उनकी हम बात करने वाले हैं, खासकर प्रायिकता का, उसके बाद आपकी समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति की, ये लाना जरूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता रहे, साथ हमारी तैयारी भी चलती रहे, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। ये तो हो गया मैथ की बात, क्योंकि अब 24 से ही आपका पेपर स्टार्ट है। तो अब अगर हम 24 से आपका पेपर स्टार्ट है तो हिंदी कब पढ़ेंगे आप? हिंदी कब पढ़ेंगे, इंग्लिश कब पढ़ेंगे, साइंस कब पढ़ेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हिंदी आपको साथ साथ पढ़ते ही रहना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं हिंदी में ही, जब मैंने उसकी आपकी वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी होगी, जिसमें मैंने डेट डिस्कस की है कि कौन सा एग्जाम है, उसमें मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटजी बताई है आपको कि किस तरह से आप कौन से एग्जाम की तैयारी धीरे धीरे कैसे साथ में कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप चाह रहे हैं कि हिंदी को पढ़ना, तो धीरे धीरे आप उसमें, जैसे होता है उपसर्ग आते हैं, उसमें जो नंबर आपको दे सकते हैं, फिर आता है आपका प्रत्यय, ठीक है, फिर आपका आता है वो श्लोक, एक जो संस्कृत का श्लोक होता है, ठीक है, फिर लोकोक्ति, मुहावरे, ये सब तो क्लास 12th में भी आता है, ठीक है, वहां से भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी मैं लेके आऊंगा, क्योंकि 24 फरवरी का आपका पेपर है, तो मैं हिंदी के लिए भी लेके आऊंगा, क्योंकि मेरे पास उसका मॉडल पेपर है। वहां से हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो लगातार रिपीट होते हैं वो किस तरह से, वो मैं लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन यहाँ देने वाला था कि अब जो हमारे पास एक वीडियो तो मेरी ये चलती रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला क्वेश्चन की, यानी कि जिसमें हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं ये सीरीज, यानी कि इसके बाद मैं कराऊंगा आपके 2024 का क्वेश्चन पेपर। वो मेरे पास 2 सेट है, उन दोनों का सेट हम करेंगे। उसमें भी हम बहुविकल्पीय देखेंगे, पहले 20, फिर अति लघु, फिर लघु, और फिर दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे उसमें, और फिर दूसरी जो हमारी चलेगी, तो एक वीडियो तो हमारी ये हो जाएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भले तो पीवाईक्यू जो हमारे चल रहे हैं, साथ ही साथ अब हमारी ये भी एक वीडियो आएगी जिसमें हम लोग कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, ठीक है। तो अब आज के क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि मसला ये होता है कि वीडियो ऐसे ही जब मैं क्वेश्चन बताता हूं तो मुझे बार बार उसमें आपको बताना पड़ता है छोटी छोटी चीजों को, क्योंकि अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, अब जैसे माध्य नहीं पढ़ा है, और मैं टेबल बना दूं, टेबल बनाते हुए मैं सब कुछ बताते जाऊं बिना समझाए, तो आपको समझ में आएगा नहीं, कोई फायदा है नहीं। अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया गया तो आप कर नहीं पाओगे। तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ता है इसमें, और वो वीडियो हो जाती है लगभग 1 घंटे के करीब की। तो मैं कोशिश करता हूं कि उस 1 घंटे में मैं आपको ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाऊं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। आज का क्वेश्चन क्या है? लास्ट में कल एक बच गया था क्वेश्चन जो हमारा ऊंचाई और दूरी पर था, पहले मैं उसको देखता हूं। और ये देखिए कि ये 6 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन, फिर भी मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत आसान में आता है। देखो क्या कह रहा है आज का क्वेश्चन नंबर 1, हमसे ये कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है। क्या कह रहा है? एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। मैंने आपको बता चुका हूं कि मैं क्वेश्चन उतारूंगा नहीं, उसमें भी टाइम जाएगा। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कहां पर? टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर से आप जाएंगे, वहां पे लिंक होगी, आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहां से आप ये ले सकते हैं टेलीग्राम वाला। और फिर क्या होगा वहां पर?
वहां पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने एमयू के अपलोड कर रखे हैं वहां पे क्वेश्चन, और भी जो पीवाईक्यू है वहां पे अपलोड है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। तो एक मीनार की हमें ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, 20 मीटर है, ये क्या है, मेरी एक मीनार है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, मीनार मान लिया मैंने। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20.3 मीटर है, मतलब समझो ये एक मीनार है और यहाँ पर इसकी छाया बन रही है, ये इसकी छाया बन रही है, ठीक है, और इसकी छाया की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 20.3 मीटर दे रखी है, ठीक है। और फिर क्या हमसे कह रहा है, इससे बनने वाला सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, हमसे इस तरह से कह रहा है क्वेश्चन कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक मीनार है, दिस इज मीनार, ठीक है, और फिर ये क्या है, इसके पास से मतलब मीनार की जो बेस है वहां से इसकी छाया कितनी है, ये 20√3 है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं, इसको थोड़ा नाम हम दे देते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आए, ए बी सी, कि ये कैसे बन रहा है, समझिए यहां पर एक सूरज है, ठीक है, और ये सूरज की छाया कहां पर जा रही है, यहां पर ए बी की छाया हमें कहां मिल रही है, सी पे मिल रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां पर जैसे इसकी छाया बनेगी, मतलब कि ए बी हमारी मीनार है, अब मीनार से देखते हो जैसे ही हमारे पास भाई ये देखो मेरी भी परछाई आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, तो वहां से भी परछाई यहाँ पर है, इस तरीके से अगर सूरज की परछाई यहाँ पर आएगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर बीसी इसकी छाया की लंबाई आ जाएगी, तो कितनी आ रही है, 20√3। तो हमसे कह रहा है कि ये वाला एंगल, आपको मैंने बताया था कि उन्नयन कोण होता है, जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो उन्नयन कोण हमारा बनता है, तो उन्नयन कोण ये हो जाएगा, मैं थीटा मान लेता हूँ, इस थीटा की हमें वैल्यू बतानी है, ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, अब इसके सोल्यूशन पे देखते हैं, सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूशन कैसे करते हैं, सबसे पहले मैंने एबीसी नाम दे दिया, तो मैं क्या करता हूँ, ए बी जो हमारी वो क्या है, मीनार है, ठीक है, मीनार है, और हमारा बीसी क्या है, ए बी हमारी मीनार हो जाएगी, बीसी क्या है, इसकी छाया है, क्वेश्चन में इसको छाया बोल रखा है, छाया पे लिख लीजिए, और एसी क्या हो जाएगी, ये तो इसका कर्व हो जाएगा, जो आपको पता है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई है, हमें मेन निकालना है इसमें थीटा। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जब भी हमसे ऊंचाई दूरी का फार्मूला पूछता है तो मेनली हम लोग को ज्यादातर उसमें जब भी हमसे बात करता है लंब और आधार में रिलेशन हम लोग को दे रखा हो, इट मींस परपेंडिकुलर एंड बेस में, तो हम लोग को एक फार्मूला इस्तेमाल करना होता है, वो किसका होता है, tan थीटा का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, tan थीटा, tan थीटा क्या था, मैंने आपको बताया था, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, ये होता है ना लंब बटे आधार। अब हमारे इस क्वेश्चन में हमें लंब कितना दे रखा है, ए बी जो हमारा वो कितना है, ये लंब है हमारी, और छाया जो है वो हमारा आधार है, आधार है। अब मुझे बताओ क्या करना है, इस फार्मूले का इस्तेमाल कर दो, यहां पर कैसे होगा, देखो tan थीटा बराबर लंब हमारा कितना है, ए बी बटे आधार कितना है, बीसी। अब बताओ ए बी की वैल्यू कितनी रखी है, यहां से ए बी कितना है, 20 मीटर, 20 बटे बीसी कितना है, बीसी है 20√3, तो यहां से देखो 20 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। अब मुझे बताओ 1/√3 tan कितने का मान होता है, ये भी मैंने आपको बताया था टेबल से कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, tan 45 का होता है 1 और tan 60 का √3 होता है, वो टेबल में आप याद कीजिएगा, वो जरूरी है, मैं पहले बता चुका हूं। फिर tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो अब इसको कैसे चेंज करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan 30, और यहां से कितना आ जाएगा, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो इसकी जगह मैंने इसलिए लिख दिया tan 30, फिर यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हमारी जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यही तरीका आपको बार बार क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और जबकि इन्होंने इसको 6 नंबर में दे रखा है, तो ये हो सकता है आपका 2 नंबर या 4 नंबर में भी पूछ सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन को बनाकर आपसे पूछ सकता है कि अगर आपको आधार और लंब में रिलेशन दे रखा है तो tan थीटा अप्लाई कर सकते हो। अगर ये होता कि हमें ये दे रखा होता कि इसकी साया की जो है तिर्यक ऊंचाई ऐसे है वैसे है, तो उसमें क्या करना होता, उसमें sin थीटा लेना होता, क्यों, क्योंकि sin थीटा होता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अभी ये आधार ना दिया होता तब की मैं बात कर रहा हूं, अगर आधार दिया होता, ये दिया होता तो क्या इस्तेमाल करते हैं, cos, इसीलिए मैंने आपको तीनों का बता रखा है कि क्या होता है हमारे पास, अगर sin थीटा cos है तो लाल बटे कक्का का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, मैंने शॉर्ट तरीका आपको बताया था, लाल बटे कक्का, यानी कि ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये होता है साइन के लिए, ये होता है हमारे पास कॉस के लिए, एंड ये वाला होता है हमारे पास tan के लिए। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अब इस तरह का क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, लेकिन इसमें चूंकि दोबारा से आ रखा है और ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं और जल्दी जल्दी बताऊंगा। आप आई थिंक मेरे साथ अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं से समझ जाएंगे। 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू
11/30 ये है। फिर हमें करना क्या होगा, समीकरण को हल करना है। ठीक है, इस समीकरण को हल करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। समीकरण को हल करना है, फटाफट करते हैं। सोल्यूशन में देख लो आप क्या करना होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करना होगा, तिर्यक गुणा कर दो इन दोनों का, और नीचे जैसे एलसीएम लेते हैं क्या होता है, इन इसका और इसका गुणा और फिर इन दोनों का नीचे, ये कर दो तो कितना हो जाएगा, x-7 का ऊपर करोगे तो x-7 माइनस लगा हुआ है बीच में, इधर करोगे तो कितना हो जाएगा x+4, इसको भी ब्रैकेट में ही ले दो, बटे में x+4 x-7, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं बराबर 11/30। फिर क्या हो जाएगा x-7 x माइनस x+4 तो x-7 माइनस का x माइनस का 4, ये क्या किया मैंने, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का x हो गया माइनस का 4 हो गया। ठीक है, फिर बाहर क्या बचा, यहां से देखो x+4 x-7, अब हर टर्म का इसके साथ, इसका इसके साथ करूंगा तो हो जाएगा x² माइनस का 7 का x। ठीक है, फिर क्या होगा, अब 4 को करूंगा इसके साथ तो प्लस का 4x और ये 4 सत्ते माइनस का 28 बराबर 11/30। चलो आगे बढ़ो, क्या आ रहा है फिर ये देखो x और x कट रहे हैं एक दूसरे से, माइनस प्लस है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, -7 -4 माइनस का 11 बटे x², ऐसे ही रहेगा, माइनस का 7x प्लस का 4x, कितना हो जाएगा, घटाओ इसे, -3x, मेरे साथ करते रहिएगा आप लोग, और माइनस का 28 बराबर कितना हो जाएगा 11/30। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब मैंने बताया था कि जब हमारे पास इक्वल आ जाए तो अभी यहाँ पे भी तिरक गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 11 में 30 से करेंगे, 11 3 33, ये माइनस का 330, अब 11 का इसमें पूरा मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 11x² माइनस का 11 3 33x माइनस का 11 से 28 को मल्टीप्लाई कर दो, देख लो कितना आ रहा है, 11 8 88 के 8 आता है 8, 11 दूना 22 और 8 30, 308, कितना आ रहा है 308। अब क्या करो, मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण में बनाना है, द्विघात समीकरण के लिए क्या करूंगा मैं, द्विघात समीकरण के लिए बस कुछ नहीं करना होता, द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो, क्या होती है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अब क्या करना होता है इसमें, यानी कि एक इधर हमें को सबको, यानी कि x² x वाला टर्म और जो कांस्टेंट होता है उसको एक तरफ ले आओ, दूसरी तरफ मैं बना दो 0, बस यही चीज यहाँ पे भी करनी है। क्या करूंगा, 11x² इधर ही है, जब ये धनात्मक होता है ना तो इसमें कोई बदलाव नहीं करते, जैसे कि अगर मेरे यही 11x² जो है वो माइनस का 11x² होता तो मैं क्या करता, इसको इधर लेके आता और ये क्या हो जाता, धन में आ जाता, मतलब पॉजिटिव करना होता है, यानी कि अगर ये इक्वल के इधर है तो मैं इसको इधर लेके आता, लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड, बट चूंकि यहाँ पर ये धनात्मक है तो मुझे इधर उधर लाने की जरूरत नहीं है। अब बाकी टर्म को मैं इधर लेके आऊंगा और इधर 0 बनाऊंगा तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x², देखो ये वाला फिर से लिख रहा हूं मैं, यही वाला जो है 11x² माइनस का 33x माइनस का 308, और ये जो 330 है ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 330 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 11x² माइनस का 33x माइनस का, अब देखो 308 प्लस 330 है, यहाँ प्लस होगा, इसमें से घटा दो, देख लो कितना आ जाएगा, 22 आ रहा है, तो यहाँ से 22 बराबर 0, और यही हमारे पास। अब एक क्या हो सकता है, इसको और सॉल्व कर सकते हो कैसे, इसमें से 11 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, x² माइनस का 3x 11 33 प्लस का 11 दूना 22 बराबर 0, तो ये आ रहा है मेरे पास आंसर। और क्या है, इसको मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे, ये भी वही है, ऊंचाई दूरी पे मैंने अभी जो क्वेश्चन आपको बताया है उसी से रिलेटेड रहेगा, लेकिन ये थोड़ा एडवांस तरीके से पूछ लिया गया है, मतलब अगर इसे 6 नंबर में पूछना होगा यानी दीर्घ उत्तरी में, तो किस तरह से यही ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन आपसे बनाकर पूछ सकता है। ये देखिए इसमें क्या रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 3 प्लस √3 है। कैसे, देखो हमें क्या रखा है कि हमारे पास दो चीज है, एक मंदिर की ऊंचाई है, तो ये हमारे पास मंदिर की ऊंचाई है, यहां पे मैं ले लेता हूं एक मंदिर हमारे पास। वैसे तो क्या करते हैं बुक्स वगैरह में कि उसमें एकदम बनाए रहते हैं, जैसे उसने कहा था भवन तो वो घर बना देते हैं वहां पर, मंदिर का तो मंदिर बनाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, आप वहां समझ गए होंगे ये क्या है। ये हमारे पास मंदिर है, मैं बता देता हूँ आपको, ये यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, मंदिर। ठीक है, इस मंदिर की ऊंचाई हमें दे रखी है कि कितना है, ये है 15 मीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसका मतलब क्या है, 15 मीटर, यानी कि थोड़ा इसे छोटा बनाते हैं। क्यों छोटा बना रहा हूं, क्योंकि ये कह रहा है कि यहां से इसके शीर्ष से
ये इसका कुछ शीर्ष होगा यहाँ पर। इसके शीर्ष से बोले तो यहां से एक भवन है, भवन मतलब यहाँ पर एक वो, जिसे दूसरे से बना देता हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए, अलग अलग है। एक हमारे पास मंदिर है और एक हमारे पास क्या है, भवन। भवन बोले तो घर है, एक बिल्डिंग समझ लीजिए आप, यहां पर बनी हुई है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इसके यहां से, इसके शीर्ष से, ये हमारे पास मंदिर, मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ये हमारे पास ये उन्नयन कोण कितना हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है 30 डिग्री। और ये कैसे बनेगा, यहां पर मैं इसे बना देता हूं। ठीक है, ये कितना है, ये हमारे पास 30 डिग्री। चलो समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मंदिर हमारे पास 15 मीटर का, और उससे, उसके शीर्ष से, मतलब अगर ये हमारे पास मंदिर का शीर्ष है इस तरीके से, इसके शीर्ष से ये हमारे पास जो भवन है, बिल्डिंग, इसके शीर्ष का कितना है उन्नयन कोण, 30 डिग्री। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है ऊंचाई और दूरी वाले चैप्टर में कि उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम नीचे से किसी चीज को ऊपर देखते हैं। तो ये मेरी आंख के पैरेलल अगर आप एक लाइन खींचे, मेरी आंख के समांतर एक लाइन खींचो, और ऊपर जो मैं देख रहा हूं उससे बना कोण कितना होगा, उन्नयन कोण होगा मेरा, चाहे जितना हो वो उन्नयन कोण होगा। ऑर्नमेंट कोण क्या होगा, यही चीज जो मैं ऊपर देख रहा था ये नीचे देखने लगूं, तो अब मेरी ये वाली आंख से बना इसका कोण, नीचे वाला कोण क्या हो जाएगा, ऑर्नमेंट कोण हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, उन्नयन कोण, ऑर्नमेंट कोण। अब इसके साथ क्या कर रहा है क्वेश्चन, फिर दूसरी जगह क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है और कह रहा है तथा भवन के पाद का ऑर्नमेंट कोण 45 डिग्री है। मतलब इसी पॉइंट से, यहां से इसका 30 है और यहां से इसका कितना है, 45 डिग्री है। मतलब कि अगर मैं ऐसे बनाना चाहूं यहां, तो ये कितना बना रहा है, ये बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है, समझ गया क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो हमें करना है कि सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितनी है, सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है, 5 3 प्लस √3 है। ठीक है, 5 3 प्लस √3 है। कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। बस इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा इस क्वेश्चन का कि कैसे होगा ये, देखो। ठीक है, यहां पे मैंने बना दिया ये, क्योंकि ये पाद मतलब कि दोनों के जो बॉटम है उसको मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर दे रहा हूं यहां से। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, इसे सीधा बना देते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारे पास इसका। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो क्या कह रहा है, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, क्योंकि जब तक क्वेश्चन ही समझ में आएगा क्या पूछ रहा है तो फिर आंसर तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। क्वेश्चन हमसे सिंपल कह रहा है कि हमारे पास मंदिर है 15 मीटर का और एक भवन है। ये क्या है हमारे पास, ये मेरे पास भवन बोले तो एक घर है, और इसकी ऊंचाई में दे रखी है 15 मीटर। फिर ये कह रहा है कि इसके शीर्ष से, भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, वहीं ऑर्नमेंट कोण कितना है, 45 डिग्री है। इसके अब जो ऑर्नमेंट कोण मैंने बताया नीचे की तरफ बनेगा, उन्नयन कोण ऊपर की तरफ बनेगा, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे हम, अब यहां देखो तो ये एक आयत बन गया है। आयत की क्या होती है प्रॉपर्टी, आयत की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके आमने और सामने वाली भुजा बराबर होती है। ठीक है, ये जैसे कि एक मैं ये बना दूं तो ये मेरा एक रेक्टेंगल हो जाएगा, बोले तो आयत, इसमें ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये बराबर होती है, लेकिन चारों बराबर नहीं होती, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और 90 डिग्री पर होती है, इतना तो पता होगा, आपको बेसिक है। ठीक है, अब ये 15 मीटर है, तो यानी कि ये भी कितनी हो गई, ये होगी हमारी 15 मीटर। कौन सी, कहां तक 15 मीटर हुई, यहां तक 15 मीटर हुई, यहां तक, क्योंकि ये इसके बराबर है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मिला जुला कर इस मीनार की, अरे मीनार कह रहा हूं, भवन की ऊंचाई। क्या निकालना है मुझे, भवन की ऊंचाई निकालना। ठीक है भाई, क्लियर है, भवन की ऊंचाई मुझे निकालना है, और मैं आधी ऊंचाई समझो, यानी कुछ पार्ट की ऊंचाई मैंने निकाली, कितनी, 15 मीटर है। अब मेरे पास ये वाली ऊंचाई बची है, तो मैं इसे क्या करता हूं ना, इसे बोल देता हूं x, क्योंकि जैसे मुझे x पता चल जाएगा तो मैं इसमें इसको जोड़ दूंगा और क्या आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब x कैसे मैं निकाल सकता हूं, ये मुझे बताओ, x कैसे निकाल सकता हूं मैं। तो आपने बताया कि अदनान भाई आप x ऐसे निकाल सकते हैं कि ये है मेरा लंब इस त्रिभुज में, अगर मैं अब नाम करेक्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, ये मेरा है a, दिस इज माई b एंड दिस इज c। फिर क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं d, इसको बोल देते हैं e। क्लियर है। अब मैं बात करूं, अगर मेरे त्रिभुज ABC में मुझे x निकालना है, मेरे पास उन्नयन कोण है, अगर मुझे ये पता चल जाए ना BC, यानी कि मेरा आधार पता चल जाए, तो मैं tan थीटा वाला लगा सकता हूं, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाया। उससे फायदा मेरा ये होगा tan थीटा लगाने से
कि लंब मिल जाएगा मुझे। अगर आधार पता है तो आधार और tan थीटा का फॉर्मूला लगा के मैं लंब पता कर सकता हूँ। x पता चला, मेरी ऊंचाई पता चल जाएगी। लेकिन अब ये कैसे पता करें? ये पता करने का एक और आइडिया आ रहा है दिमाग में। क्या आ रहा है कि अगर मुझे ये वाली चाहिए भुजा कहाँ, BC की वैल्यू, तो BC मुझे पता है कि इसके बराबर होगी, क्यों? क्योंकि ये एक आयत बना रहा है, तो BC बराबर होगी DE के। तो अब अगर मुझे DE पता चल जाए तो मैं BC भी पता कर लूंगा। अब बताओ DE कैसे पता चलेगा? तो DE ऐसे पता कर सकते हैं, तो देखो त्रिभुज CDE में, क्या बोलता हूं मैं, त्रिभुज CDE में क्या हो रहा है? देखो त्रिभुज CDE में ये 90 डिग्री है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो गया, ये 45 डिग्री है, और ये भी कितना हो गया, ये भी देखो, ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री। कैसे? आपको पता होगा कि दो समांतर रेखाएं होती हैं और एक तिर्यक रेखा उनको काटती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, तिर्यक कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने क्या ले लिया कि अगर हमारा ये वाला कोण 45 डिग्री है तो ये वाला भी कोण हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये 45 हो गया तो मैं फिर से वही फॉर्मूला लगा सकता हूँ tan थीटा वाला। क्या होगा, मुझे यहाँ से मिल जाएगी। कैसे? अभी आपने बताया यहाँ पर कि tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है हमारे पास tan थीटा। तो अब जो tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पर देखो 45 डिग्री मुझे पता चल गई है, त्रिभुज CDE में मैं क्या लगाऊंगा, tan थीटा लगाऊंगा। और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर, थीटा की वैल्यू कितनी है, ये जो है ना, ये थीटा है, और थीटा कितनी है, 45 डिग्री। बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है, tan थीटा यानी कि tan 45 डिग्री बराबर लंब। लंब कितना है हमारा यहाँ पर, देखो ये वाले त्रिभुज में हमें लंब पता है ना, 15 मीटर। कितना है, 15 मीटर। आधार नहीं पता, आधार की जगह मैं इस डी की वैल्यू डाल लेता हूँ। देखो क्या है, 15 बटे डी। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है ये बताओ पहले मुझे। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मैंने आपको पहले बता रखा है। tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई डी। तो यहाँ से डीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 मीटर। कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू 15 मीटर आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ गई, डीई की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना होगा, इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई, ये कितनी, ये भी 15 आ गई भाई। अब मुझे बताओ, जब ये डीई की वैल्यू पता चल गई तो मुझे पता है कि डीई किसके बराबर है, डीई बराबर है बीसी के, और ये दोनों किसके बराबर हो गए, 15 मीटर के बराबर हो गए। यानी कि इसकी भी वैल्यू मुझे पता चली कितनी, 15 मीटर। अब जैसे इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई 15 मीटर, तो मैं क्या करूंगा, त्रिभुज त्रिभुज, अब देखो मैं इसको चेंज कर देता हूं, त्रिभुज किसमें, एबीसी में। किसमें, त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे मैं क्या करूंगा, भाई sin थीटा लगा सकता हूँ, cos थीटा लगा सकता हूँ। क्यों लगा रहा हूँ tan थीटा, क्योंकि मुझे आधार से काम है। sin तब लगाऊंगा जब मुझे कड़ का काम होगा, cos थीटा लगाऊंगा जब कड़ और आधार में चाहिए होगा, ये चीज होनी चाहिए। तो tan थीटा कहां से जाएगा, यहाँ से। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना है, x, त्रिभुज एबीसी देखो x, आधार अभी मैंने निकाला है कितना, 15, और जो थीटा है ना इसकी वैल्यू मुझे पता है 30 डिग्री है इसके लिए। त्रिभुज एबीसी में tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अब बताओ tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, अभी बताया मैंने। तो 1/√3 बराबर x बटे 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x √3 इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू 15/√3, सही है। देखो देखो क्या करना है, tan 30 इक्वल टू x बटे 15। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1/√3, यानी क्या होगा, लंब बटे आधार निकाल ली 1/√3। अब क्या किया मैंने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3x चला गया, यहाँ पर 15 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15/√3। अब मैं आपको एक चीज अभी बता रहा हूं कि जब भी हमारे पास जो रूट होता है डिनोमिनेटर में बोले तो हर में आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइजेशन करते हैं ताकि वो ऊपर चला जाए। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, रैशनलाइजेशन कर देता हूं मैं, देख लो x की वैल्यू कितनी निकाली, 15 डिवाइड बाय √3। तो पर में क्या करना होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर प्लस माइनस होता तो उसका चिन्ह भी यानी साइन भी चेंज करते हैं, बट यहाँ पर नहीं करना होगा हमें, सिर्फ √3/√3। तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू देखो 15 √3 ऊपर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या होता है, मैंने बताया कि अगर रूट का सेम नंबर में मल्टीप्लाई है तो वही नंबर में मिल जाता है, यानी कि रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ 3 आ जाएगा। कितना होगा, 3 × 5 = 15। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5√3। ये देखो यहाँ से आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू चली, यहाँ पर मैं लिख दूंगा कितना, x की वैल्यू 5√3। और मैं, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, मतलब ये वाली भवन की ऊंचाई 3 + √3 होनी चाहिए। तो कैसे करना, अब इसको दोनों को जोड़ दो, क्योंकि यही भवन की ऊंचाई है, तो इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा भवन की टोटल ऊंचाई कितना आएगा, 15 प्लस x तो हमने निकाल लिया कितना, 5 + √3। अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि इसमें से 5 कॉमन है, 5 देखिए मैं कॉमन लूंगा तो 5 × 15, इसमें 5 3 + √3,
और यहां से हमने प्रूफ कर दिया ऊंचाई जो है वो किसके बराबर है 5 प्लस रूट 3 के बराबर है। आज समझ में आएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है अगर ये थोड़ा आपको टेस्ट लेवल में ले जाना चाहेंगे तो। ठीक है, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन से क्या है। अगला क्वेश्चन इसको भी देखेंगे सॉल्व करके। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम त्रिकोणमिति का सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको एक टेबल हो सकती है, ठीक है, टेबल क्या होती है वो हमें देखने की जरूरत होगी, और साथ ही साथ हमें जरूरत होगी कि उसमें हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा में क्या रिलेशन है। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन वही से हमें ले रहा है लघु उत्तरीय क्वेश्चन से जो हमारा 4 मार्क्स का है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पहले हम सेट 1 और सेट 2 दोनों के लघु उत्तरीय क्वेश्चन को खत्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि दो संख्याओं का अंतर क्या हमारे पास 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, कितना है 26 है। ठीक है, कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की, मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें वही बताना है कि संख्या कितनी होगी। ठीक है, कौन कौन सी संख्या है। तो देखिए भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का आसान तरीका है इसको देखो। सबसे पहले हम जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन लिखे कि जिसमें हमें कहे कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, या एक संख्या को बढ़ाने पर इतना हो जाता है या पलटने पर इतना हो जाता है, सबसे पहले क्या करना है आपको, संख्या को मान लेना है कि वो या तो संख्या x होगी, अगर दो संख्याएं कह रहा है तो x तथा y होगी। ठीक है, कैसे देखो, यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर हमें दे रखा है, तो दो संख्याओं को हमको लेना होगा। तो हम लोग कह रहे थे माना संख्याएं x तथा y है। दो संख्याओं की बात कर रहा है तो x और एक को y मान लेते हैं, y है। ठीक है, अब क्या करना होगा, दोनों संख्याओं का अंतर में दे रखा है कितना 26, तो यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 26 हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक संख्या को दूसरी संख्या की 3 गुनी कर देते हैं। माना कि पहली संख्या हम x ले रहे हैं और वो क्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अगर y है दूसरी संख्या तो वो 3y हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कैसे बनाया मैंने वाला समीकरण। ये वाले समीकरण में हमसे ये कह रहा था कि जो पहली संख्या है x वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वही किया है मैंने, x बराबर 3y, यानी कि वो y की 3 गुना है, तब क्या बराबर होगा, x के 1 बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, अब ये दोनों संख्याएं आ गई। अब क्या करना होगा हमें, समीकरण 1 से देखो, यहाँ पे समीकरण 1 में x की वैल्यू रख दो, देख लो। तो मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, कहां से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देख लो भाई, x की वैल्यू कितनी रखनी है 3y, यहां पे रख दो 3y, फिर माइनस y बराबर 26, तो 3y में से 1y जाएगा, 2y बराबर 26, और y का मान कितना आ जाएगा 13। कैसे भाई, 26 बटा 2 13 हो जाएगा। अब जब y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू निकाल दो। कैसे भाई, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से यहाँ पे देखो x बराबर 3y है, तो x बराबर 3 गुणे y की वैल्यू कितनी है 13, तो y की x की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 13 तिया 39 होता है। बस यही आ गई, इजी तो था, कितना आसान क्वेश्चन था, 4 नंबर में, बहुत आसान था, आसानी से आप कर सकते हैं। बस x और y को मानना है, फिर दोनों समीकरण बन जाएंगे और दोनों समीकरण से सॉल्व कर दो। इस तरह के और क्वेश्चन है आज ही हम डील करने वाले हैं, क्योंकि 4 नंबर में आपको ज्यादा इसी तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं, या तो द्विघात समीकरण से क्वेश्चन मिल जाएगा, या तो वन वेरिएबल यानी कि आपके तीसरा चैप्टर जो है आपका बहुपद, और उससे मिला जुला के यहां पर बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखते हैं। रैखिक समीकरण, वो जो होता है ना आपका रैखिक समीकरण, वहां से बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ये क्वेश्चन जो है ना, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज में पूरा लिखे होते हैं, और खासकर इस तरह के क्वेश्चन जो द्विघात समीकरण या वन वेरिएबल पे होते हैं, वो लिखे होते हैं आपके उसी से पूरी लैंग्वेज में लिखे होते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां से
इसको डाउनलोड कर लीजिए और जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उससे आप मिलाते रहेंगे, तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी करा रहा हूं, आप भी कर सकते हैं साथ में साथ मेरे, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। यानी क्या हो जाए, एक भिन्न है हमारे पास, एक भिन्न है, वो क्या 1/3 हो जाता है। कब 1/3 कब हो जाता है, जब उसमें से एक अंश घटाया जाता है। 1/3 हो जाता है, कब हो जाता है, जब जब उसके अंश से जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, एक घटाया जाता है। ये कह रहा है हमसे, जब एक घटाया जाता है तो क्या होता है, वो क्या बन जाता है, 1/3 बन जाता है, लेकिन 1/4 बन जाता है, तथा 1/4 हो जाता है जब, कब हो जाता है 1/4, जब उसमें 8 जोड़ा जाता है, 8 जोड़ने पर। तो हमसे कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए कि वो भिन्न क्या होगा। क्या कह रहा है हमसे, भिन्न क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। क्या करते हैं, चलिए भाई पहले देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले मैंने बताया आपको क्या करना होगा, जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन दे दे तो हमें ये देखना होगा कि हमसे पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, भिन्न। अब मुझे बताओ कि भिन्न होता कैसे है। मैंने आपको बताया था कि भिन्न होता है फ्रैक्शन, वो ऐसे होता है, कोई भी चीज को भाग में लिख दो, यानी बटे पे लिख दो, x/y 2/3 सब क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो यही कह रहा है, तो हम मान लेते हैं, माना हमारा भिन्न क्या है, x/y। यहाँ पे मैं सही से लिख रहा हूँ जैसे हमको एग्जाम में लिखना है। माना भिन्न क्या है, x/y है। तो क्या कह रहा है हमसे, अब प्रश्नानुसार जब भी हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने प्रश्न में दे रखा है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार कि जब हम भिन्न में 1/3 हो जाता है, कब भिन्न 1/3 हो जाता है, जब उसके अंश में, अब अंश क्या होता है, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ठीक है। तो जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, तो अंश में से एक घटा दो, x जो है उसमें से एक घटा दो, एक घटा दिया, लेकिन y में यानी हर में कोई चेंज नहीं होगा, तो हर को ऐसे ही लिख दो। कितना हो जाती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाती है 1/3, 1/3 हो जाती है। बस क्या करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो। ये तो हमने प्रश्नानुसार कर लिया। अब देखो इसको क्या करना है, मैंने बताया था कि जब भी आपको इस तरह का दिखे तो क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 गुणा कर दो। तो 3x कैसे हुआ, इसका इधर कर रहा हूं गुणा, इसका इधर कर रहा हूं और इसका इधर कर रहा हूं, तो 3x - 3 बराबर y हो जाता है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 3x - y बराबर 3। ये मैंने क्या किया, मैंने जो वेरिएबल थे ना, जो हमारे चर थे, उसको मैं एक साइड ले आया, इसको और इसको, x y y, और जो अचर था कांस्टेंट, उसको मैं इधर लेके चला गया। समीकरण नंबर 1 बोल दिया मैंने इसे, ठीक है। अब आओ दूसरा अनुसार क्या कह रहा है, मतलब अगर प्रश्न अनुसार पहली चीज तो ये कह रहा है कि एक घटाने पर 1/3 हो जाता है। दूसरी चीज ये कह रहा है कि 1/4 हो जाता है। कब 1/4 हो जाता है, जब 8 जोड़ा जाता है, किसमें, 8 जोड़ने पर, किसमें, 8 जोड़ने पर, वो भी हमारे साथ, ये देखो, और वह उसके 8 जोड़ दिया जाता है, कब, हर में, यहाँ पे जब, यहाँ लिख लो, जब हर में 8 जोड़ने पर, ठीक है। तो क्या होता है, यानी कि आप हर में अब 8 जोड़ दो। तो भाई देख लेते हैं फिर से, x ऊपर ऐसे ही रहेगा क्योंकि अंश ऐसे ही रहेगा, हर में जोड़ना है, यानी y + 8। इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, इसकी वैल्यू हो जा रही है 1/4, 1/4। बस यहाँ पे वही करो, तो ये गुणा कर दो, तो इसका इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x। फिर इसका इससे करोगे तो हो जाएगा बराबर y + 8। वही क्या ना, एक से इधर मल्टीप्लाई किया और इसे 4 से इधर कर दिया। फिर अब इसको और सॉल्व कर लो। क्या करना है, ये जो वेरिएबल होता है चर, उसको साथ में लाना होता है, तो हो जाएगा 4x - y बराबर 8। समीकरण नंबर 2। बस हमें 2 समीकरण मिल गए एक जैसे, इन दो को सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, अब हल करोगे कैसे, कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व ऐसे करोगे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हम विलोपन विधि लगा सकते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, जब हमारे एक तो होता है हमारे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि y की वैल्यू यहां से निकालो और इसमें रख दो, वो देखो बटे अटे में आएगी, कुछ बड़ी वैल्यू आएगी। दूसरी विलोपन विधि आसान होती है, क्या होता है उसमें, जैसे यहाँ पे देखो y अकेला है, यहाँ पे भी y अकेला है, तो क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं या जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, y कट जाता है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, जो होता है हमारा x वाला टर्म वो बच जाता है। अगर इसी तरीके से फिर क्या करते हैं, x में, जैसे यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, तो इनको भी बराबर कर सकते हो। कैसे, इसमें 4 से गुणा कर दो तो 4 तिहाई 12x, इसमें 3 से गुणा कर दो तो 3 चौका 12x, बराबर करके काट दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कि हमें y पहले से बराबर दिख रहा है, तो हम वही करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। हल करने पर इससे यहाँ पे लिख भी सकते हो, विलोपन विधि
द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। कैसे? देखो 3x माइनस वाई बराबर 3 और यहां पर कितना हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 8। अब क्या करना है, देखो इसको विलोपन विधि द्वारा करोगे तो इसको अगर मैं कर दूं यहां पर ऐड, जोड़ने पर, यहां पे लिख सकते हो आप विलोपन विधि द्वारा जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, देखो वाई वाई यहां से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वाई में से वाई घटाओगे तो चला जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 4 और 3 7x बराबर 8 और 3 11। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 11। क्या किया हमने, जोड़ने पर किया है क्योंकि जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। एक और भी काम कर सकते हैं, चाहो तो इसको घटाने पे भी लिख दिया, घटाने पे, तो इससे आसानी से और वैल्यू आ जाएगी, इसमें आपको फ्रैक्शन में नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, घटाने पर। अब जैसे ही घटाने पे करोगे तो यहाँ आपको माइनस लेना पड़ेगा, मैंने आपको बता रखा है द्विघात समीकरण वाली वीडियो में कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस कर दोगे, अब जैसे ही माइनस करोगे तो ये वाई वाई माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी देख सकते हो, जैसे 3x माइनस वाई बराबर 8 है। अब इसको इसमें से घटाना है तो यानी कितना हो जाएगा, ये 4x माइनस वाई बराबर, यहाँ पे देखो 3x माइनस वाई बराबर 3 है यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 8 हो जाएगा। जैसे ही घटाना है, कैसे घटाओगे, जैसे ही इसे घटाओगे तो ये माइनस माइनस को क्या कर देगा, ये प्लस हो जाएगा। अब मुझे बताओ प्लस माइनस क्या होता है अगर सेम नंबर के साथ, तो मैंने बताया था कि ये 0 हो जाता है क्योंकि प्लस माइनस यानी कि घटाना होगा, वहां पे खत्म हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे वाई वाई चला जाएगा 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 में से 4 जाएगा तो ये माइनस का कितना आएगा, माइनस का x आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 4 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस का x आएगा क्योंकि छोटे में से हम बड़े को घटा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस x आ जाएगा, बराबर 3 में से 8 जाएगा तो माइनस 5 आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ पे बताई है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से माइनस 5 तो ये माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 5 आ गई। अब जैसे x की वैल्यू 5 आ गई तो क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 किसी में से भी रख के निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं समीकरण 1 में y का, y या x निकालना है हमने, x निकालना है, अब y निकालना है, x का मान रखने पर, चलो भाई बताओ क्या होगा x का मान रखने पर। अब तो बहुत आसान है, देख लो 3x के मान रखना है हमें, कितना 5 रखना है, तो 3 गुणे 5 माइनस y निकालना ही हमें बराबर 3। फिर क्या हो जाएगा 3 पचे 15 माइनस y बराबर 3। तो अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे, y को इधर निकाल दो तो कितना आ जाएगा, ये 15 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 15 माइनस 3 12, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी x की भी वैल्यू मिल गई और y की भी वैल्यू हमें मिल गई। अब इसमें करना क्या है, हमें भिन्न निकालना है। अभी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है, भिन्न निकालना है। हमने माना क्या था, भिन्न क्या है, x बटे y के फॉर्म में है। तो x बटे y के फॉर्म में यानी जब हमारा आंसर आएगा तो वो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, x की वैल्यू निकाली है 5 और y की वैल्यू निकाली है 12। तो ये होगा मेरा आंसर कि मेरा जो भिन्न आया वो कितना आया है, 5 बटे 12 आया है, ठीक है। आसान है ये भी क्वेश्चन, बस यही था कि हमें इसमें x बाय y के फॉर्म में मानना था, उसके बाद उसको सॉल्व करना था। विलोपन विधि द्वारा यहाँ सॉल्व करना था, तो आप चाहे तो माइनस प्लस जैसे भी करके निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है, जैसे आपको आसान पड़े, ठीक है। चलो भाई मूव ऑन करते हैं आगे। ये क्वेश्चन मैं जो है वो आप ही के साथ यहाँ पर ही लगाता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लिटिल बिट मिस्टेक हो जाए, या शायद प्लस माइनस की या जोड़ने घटाने पर, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो, आप खुद से सॉल्व करिएगा तो फिर वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। मेथड वही रहेगा हमारे पास, मेथड सेम ही रहेगा जिस तरह से मैं लगा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक नाव पुल की ओर आ रही है, उस क्षण पुल का उन्नयन कोण, अभी मैंने बताया था पिछले उसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या होता है हमारे पास संबंध, और उसका मैंने tan थीटा से निकलवाया था, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एक नाव पुल की ओर आ रही है, मैं इसका डायरेक्ट बनाता हूं, जो हमें आकृति यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। क्या कह रखा है, एक नाव पुल की ओर आ रही है, उस क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। ये देखो यहां से ये है 30 डिग्री। फिर कुछ समय बाद, कब कितने समय बाद, 4 मिनट चलने के पश्चात, मतलब नाव जो है यहां पे थी, यहां पे हमारे पास एक नाव थी, ठीक है, और ये नाव क्या थी, यहां से चली, यहां से चलने के बाद यहां पे किसी पॉइंट पर आई है 4 मिनट बाद, और 4 मिनट बाद यहां से पुल से एक आदमी देख रहा है तो उसका 30 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है। लेकिन अब जब 4 मिनट बाद देखा तो यहां तक आ गई, और अब उसका जो उन्नयन कोण बन गया वो कितना बन गया, वो बन गया 60 डिग्री, ठीक है। उन्नयन कोण कितना बन गया, 60 डिग्री। तो हमसे कह रहा है कि क्या करो, नाव को पुल तक पहुंचने में, मतलब यहां तक जो ये पुल है हमारा, उस तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहां दे रखा है कि ये जो है इसने दूरी की है 4 मिनट में तय की, ये दूरी इसने 4 मिनट में तय की है, और ये वाली दूरी इसे नहीं पता। तो अब क्या करना है हमें, ये जो हमारा ये है हमारे पास पुल, इस तक पहुंचने में इसे कितना और समय लगेगा, ठीक है, देखते हैं।
आओ, क्या कह रखा है, चलो पहले इसका नामकरण कर देते हैं, ए कर देते हैं, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी, इसको बोल देते हैं डी। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं बोल देता हूं कि जो पुल की हाइट है ना उसको मैं ले लेता हूं, इसकी ऊंचाई h ले लेता हूं। इसका मुझे कुछ खासा काम पड़ेगा नहीं, बट फिर भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा अभी हमारे क्वेश्चन को सॉल्व होने में। ठीक है, सोल्यूशन में हमसे कह रहा है कि ये सबसे पहले ये बताओ कि चाल बराबर क्या होता है। आपने पढ़ रखा होगा, अगर थोड़ा बहुत भी फिजिक्स पढ़ी है, मतलब साइंस पढ़ रखी है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये चीज तो आपको पता होगी, और ये चीज ध्यान रखिए कि हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है समय। क्या निकालना है हमें, क्वेश्चन में हमें निकालना है समय। वो भी कौन सा समय, जब ये जो हमारी नाव है ना, ये पुल तक कितने समय में पहुंचेगी। तो पुल तक पहुंचने का समय, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। चलो भाई ठीक है, देखते हैं अब क्या कह रहा है। मैंने बताया आपको कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो मैं ये मान लेता हूं कि हमारी जो नाव है, माना नाव कैसे चल रही है, नाव चल रही है एक्स, नाव की चाल हम पहले मान लेते हैं, नाव की चाल। चलो भाई साहब, नाव की चाल क्या है, एक्स मीटर पर सेकंड या एक्स किलोमीटर पर मिनट मान लेते हैं। ठीक है, या ये मान लेते हैं हम लोग कितना मीटर चला। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक नाव पुल की ओर आ रही है, उसका जो उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था, फिर 60 डिग्री हो गया। अब ये कह रहा है कि 4 मिनट चलने के पश्चात उसका उन्नयन कोण क्या होगा। तो एक्स, अभी मैंने बताया कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होती है। तो अगर मैंने चाल को ले लिया एक्स और दूरी हमारे पास कुछ भी है, तो दूरी को हम लोग मीटर में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर में भी, तो मीटर बाई मिनट भी हो सकता है ये। ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मीटर बाय मिनट या मीटर बाय सेकंड भी बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड भी होता है हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसको क्या लेता हूं, मीटर ले लेता हूं, मीटर बाय मिनट है। तो एक्स की चाल, अरे माना नाव की चाल क्या है, एक्स मीटर पर मिनट है। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, अब मैं निकाल लेता हूं कि ये बीसी जो इसने टाइम में, यानी कि इसने क्या किया, 4 मिनट में कितनी दूरी तय की है, बीसी। तो ये बीसी क्या होगा, बीसी क्या है, दूरी है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से देखो कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी जब चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी के लिए क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दूरी बराबर आ जाएगा चाल गुणे समय। कितना, चाल गुणे समय। तो अब बीसी इसमें, इस जो बीसी दूरी है उसने कितने मिनट में तय की, मतलब जो बीसी है उसने 4 मिनट में तय किया, यानी कि इसकी जो दूरी निकल के आएगी वो आएगी चाल। चाल कितनी हमारे पास, एक्स, और समय कितना है 4, तो ये 4x आ जाएगा हमारे पास। ये जो बीसी आ गई वो कितनी आ गई, 4x आ गई हमारे पास। तो ये जो हमारे पास, ये तो मैंने टाइम लिखा था, अब यहाँ पे अगर मैं दूरी लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 4x दूरी इसने तय की है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब एक चीज और हम मान लेते हैं कि जो सीडी की बात कर रहा है ना वो टी समय में, तो माना सीडी दूरी नाउ टी समय में पूरी करती है। ठीक है, पूरी करती है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये पूरी मैंने लिखा है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पूरी करती है, तो टी समय में पूरी करती है। तो अब मैं इसकी दूरी निकालना चाहूंगा, मतलब अगर मैं सीडी निकालना चाहूं तो सीडी क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है, एक्स, और समय कितना ले लिया है मैंने, यहाँ पे मान लिया है टी। तो यहाँ पे जो मेरे पास सीडी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4, कितना आ जाएगा, देखो चाल कितनी है मेरे पास एक्स, और समय कितना है टी। तो चाल आ जाएगी हमारे पास एक्स और समय कितना है टी। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, बस अब इसी दोनों को सॉल्व कर देंगे। कैसे, अब आ जाओ, मेरे पास दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज है मेरे पास ए सी डी। ठीक है, यहाँ पे इसे मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर लिखो त्रिभुज ए सी, ये वाला त्रिभुज ए सी डी में क्या है मेरे पास, टेन लगा रहा हूं मैं। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये वाले त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज जो हमारे पास, ये मैं लगा रहा हूं यहाँ पर, देखो टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री बराबर लंब। लंब कितना है, एच। आधार कितना है, आधार सीडी। सीडी की वजह मैंने निकाली एक्सटी, कितना निकालिए, एक्सटी। ठीक है, अब टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, टेन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास √3। ये होती है टेन 30 डिग्री की 1/√3, ये याद करना पड़ेगा, पहले बता चुका हूं मैं। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, √3 एच बटे एक्सटी। तो यहां से एच की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी एक्सटी √3। इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसे। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल होगा हमारे पास। फिर क्या कह रहा है हमें, अब मैं दूसरा त्रिभुज लेता हूं, कौन सा, त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी में हमारे पास हो जाएगा टेन 30 डिग्री। ठीक है, कितना है, टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री का मान कितना हमारे पास आ जाएगा, एच बटे
ये भी tan 30 डिग्री में लंब बटे आधार होगा, तो लंब तो ये होगा, लेकिन आधार इस बार क्या है, आधार इस बार है BC CD, पूरा आधार है। तो हमने BC की वैल्यू तो निकाल रखी है 4x, और CD की भी निकाल ली है, कितनी, xt है ये। तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इस पूरा आधार इस बार हमें लेना है। तो इस बार हो जाएगा हमारा xt प्लस 4x। ये कैसे मैंने लिखा, क्योंकि भाई हमें पता है कि ये BC प्लस CD है, तो BC की वैल्यू 4x और CD की वैल्यू xt, तो यहां से मैंने लिख दिया दोनों। अब क्या होगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, 1/√3 बोल दो आप, 1/√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, h बटे xt प्लस का 4 ऑफ x। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, √3 का इधर करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा h√3 बराबर हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा, xt प्लस का 4 ऑफ x। ठीक है, अब यहां से अगर h की वैल्यू निकालनी है तो √3 को इधर भेज दो, ऐसे यहां पर √3 आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 4। बस हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब मैं देखो यहाँ पे भी h बराबर ये वैल्यू है, यहाँ पे भी h बराबर ये वैल्यू है, तो यानी कि जब h यहाँ पे बराबर है तो ये वैल्यू भी क्या होगी, हमारी बराबर होगी। ये चीज हमें पता ही है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा हमें यहाँ पर देखो कहां पे सॉल्व करते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से देखो, समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा हमारे पास, समीकरण 3 व 4 से xt√3 बराबर हो जाएगा यहाँ पर xt प्लस का 4x बटे √3। ये हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूं यहाँ पर, एक काम मैं करता हूं यहाँ पर कि xt ऐसे ही रहने देता हूं इसको, √3 वाले को, और इधर क्या करता हूं, x कॉमन लेता हूं, दोनों में x है तो x कॉमन ले लिया। जैसे x कॉमन लूंगा यहाँ बच जाएगा t प्लस 4, जैसे कॉमन ले दोनों में था भाई x, तो यहाँ से t प्लस 4 बच जाएगा बटे √3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, अब देखो ये √3 यहाँ पे जाके हो जाएगा गुणा, तो ये गुणा हो जाएगा xt और √3, यहाँ पे √3 बराबर, यहाँ पे x कॉमन लिया ना मैंने, ये देखो यहाँ रहा x t प्लस 4। ठीक है, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, x इधर भी है x इधर भी है, तो x x जाएगा कट, और यहाँ पे √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर, तो कितना आ जाएगा, यहाँ बता रहा हूं मैं, देखो √3 हो जाएगा, तो यहाँ t 3t हो जाएगा ये, क्योंकि √3 सेम नंबर है तो 3 आ जाएगा। 3t बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, t प्लस 4, t प्लस 4। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से t की हमें वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 3t, इस t को इधर लेके आऊंगा, माइनस t हो जाएगा बराबर 4, तो 3t में से t जाएगा, कितना हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू 4। t की वैल्यू कितनी आ गई, 4/2। कितनी आ गई t की वैल्यू, 4/2 यानी कि 2, और ये 2 क्या आई, 2 आई है 2 मिनट। तो हमें t की वैल्यू निकालनी थी, समय निकालना था, तो हमें t की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिनट मिल गई। तो अब 2 मिनट मिल गई, तो अब चाहो तो इसको सेकंड में भी लिख सकते हो, क्योंकि ज्यादातर जो स्टैंडर्ड वैल्यू सेकंड में लिखी जाती है। तो t की वैल्यू 2 मिनट, 2 मिनट तो यानी कितना होता है भाई, 1 मिनट में हमारे पास कितना होता है, 60 सेकंड, 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा हमारे पास 120 सेकंड। इसका आंसर वैसे भी आप 2 मिनट भी लिख सकते हो, या चाहो तो 120 सेकंड भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो अभी आई थिंक मैंने बहुत सारा सवाल कर लिया हमने। इसमें एक सवाल और है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, माध्य निकालने वाला। ठीक है, तो आप उसको चाहे तो कल्पित माध्य, वो जो मैंने बताया था ना आपको माध्य, वो मैंने कल्पित विधि द्वारा बताया था कि कल्पित विधि द्वारा माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको, एक और छोटा सा मैं तरीका बताता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट और मैं लूंगा आपका। ठीक है, 1 सेकंड, 5 मिनट और लूंगा और बहुत आसानी से बता दूंगा कि इसमें होता क्या है। जब भी आपसे माध्य में ये ना कहे कि सिर्फ आपको साड़ी दे दे और कहे माध्य निकालो, क्या कहे, साड़ी देके सिर्फ कहे माध्य निकालो, तो आपको सोचना नहीं है कि कौन सी विधि लगाऊं। 2 विधि मैंने आपको बताई थी, एक कल्पित माध्य विधि, एक विचलन विधि। तो ये विधि जो होती है वो थोड़ा सा लेंदी होती है, क्योंकि उसमें FI XY वगैरह वगैरह निकालना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, सिंपल, अगर आपसे कहते हैं कि माध्य निकालिए, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित बारंबारता साड़ी का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें मैंने रखा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहां पे मुझे रखी है बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, बारंबारता। तो देखो क्या क्या मुझे रखी है, यहां से इसको मैं देता हूं थोड़ा मिटा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कह रहा है 10 से लेके 25, फिर यहाँ पे कह रहा है 25 से लेके 40, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है हमारे पास 40 से लेके 55, ठीक है, फिर क्या कह रहा है हमारे पास 55 से लेके 70, फिर हमारे पास कह रहा है 70 से 85, फिर हमारे पास कह रहा है 85 से 100। ये हमें दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है हमें, और हमें बारंबारताएं भी दे रखी है। बारंबारता इसकी दे रखी है 2, 3, 7, 8, 6 और 6। अब हमसे कह रहा है माध्य निकालो, और हमसे कोई डिस्कस नहीं किया कि कौन सी विधि से निकालना है, कल्पित माध्य से या उससे या चाहे जैसे। तो हमारे पास सबसे सिंपल, मैंने आपको क्या बताया था
कि जब भी हमसे सिंपल क्या है तो सिंपल समांतर माध्य का फार्मूला होता है, ये देखो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, समांतर माध्य का फार्मूला ये होता है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई, जहां पर सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई क्या होता है, एफ आई जो होता है हमारे पास बारंबारताओं का सम, और क्या करना है सबसे, ये एफ आई जो क्या है वो बारंबारता है, इसका ले लेना है आपको सम, यानी इसको जोड़ देना है, और फिर क्या जोड़ देना है आपको, एफ आई और एक्स आई का गुणा करके। कैसे जोड़ देना है वो मैं पहले टेबल बनाऊंगा तो और आसानी से समझ में आएगा। फटाफट बनाते हैं टेबल भाई। सबसे पहले वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, फिर क्या है हमारे पास बारंबारता, बारंबारता, फिर क्या निकालना होगा हमें, फिर निकालना होगा मध्यमान, माध्यमान, और इसी माध्यमान को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स आई भी बोलते हैं, और ये जो बारंबारता मैंने लिखी है इसको एफ आई भी बोलते हैं। फिर क्या करना होगा, हमें एक और निकालना होगा, इसको मैं फिर से लिख दूंगा, मध्यमान है एक्स आई, फिर क्या हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई और एक्स आई इनका गुणा। ठीक है, अब चलो भाई बताओ फटाफट, चलो बारंबारता में क्या, वर्ग अंतराल हमें क्या दे रखा है, 10 से 25, फिर हमें दे रखा है 25 से 40, फिर हमें क्या दे रखा है 40 से 55, फिर 55 से 70, फिर 70 से 85, और 85 से फिर दे रखा है हमें 100, ये हमें वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक है, फिर बारंबारता कितनी दे रखी है, 2 3 7 8 6 और 6। ठीक है, फिर मध्यमान हमें निकालना है। देखो मध्यमान निकालते कैसे, अभी मैंने आपको बताया था फार्मूला मध्यमान का, ये देखो यहां पर मध्यमान के लिए आपको करना होता है, जैसे मध्यमान, या फिर मैं एक्स आई लिख देता हूं डायरेक्ट, एक्स आई बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न प्लस उच्च सीमा बटे 2, बस यही कर देना होता है। ये किसके लिए होता है, हमारे पास एक्स आई के लिए होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स आई देख लो, निम्न सीमा इसके लिए कितनी है, 10 प्लस 25, तो मैं निकालना चाहूंगा अगर यहां से, तो 10 प्लस 25 बटा 2, तो कितना आता है, 25 और 10 35 बटे 2, और 35 बटे 2 कितना हो जाएगा, 17.5, कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। तो हमें एक वैल्यू मिल गई एक्स आई की, कितनी आ गई यहां से, 17.5। ठीक है, कितनी आ गई, 17.5। अब आपको करना क्या है, मैंने बताया था तरीका कि जब आपको एक्स आई निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, आप आसानी से ये देख लो कि इनके बीच का गैप कितना है, अंतर कितना है। तो 25 और 10 कितना होता है, 25 और 10 में करोगे तो कितने का अंतर होगा, 15 का अंतर होगा। यहाँ पे देखो 25 और 15 40 होता है, 40 और 15 55 होता है, तो यहाँ पे कितने का अंतर चल रहा है, 15 का। तो आपको मध्यमान में भी अंतर कितना होना चाहिए, 15 का होना चाहिए। तो देखो 17 में 15 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 32.5, फिर 32 में ऐड करोगे तो हो जाएगा 47.5। मैं क्या कर रहा हूँ, 15 जोड़ते जा रहा हूँ। अगर आपको नहीं करना है ऐसे तो ऐसे भी कर सकते हो, क्या करो, इन दोनों को जोड़ो बटे 2 कर दो, इन दोनों को जोड़ो बटे 2 कर दो, इन दोनों को जोड़ो बटे 2 कर दो, यही आने वाला है। अब इसमें 47 में और मैं 15 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 47 10 57 62, 62 में और 15 जोड़ूंगा तो 62 और 10 72 और 5 77, फिर क्या करो 77 में और 15 जोड़ो तो 77 और 10 87 और 5 92, ये आ गया हमारे पास एक्स आई। अब क्या करना है, इनको गुणा कर देना है, क्या करो गुणा कर दो, चलो गुणा कर दे, तो 17 देखो 17 दूना 34 और 5 5 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये क्या करना है, अब यहाँ पे एक्स आई मैं लिख भी देता हूँ कैसे करना है इसको, एफ आई एक्स आई है तो एफ आई की वैल्यू हमारे पास 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 17.5, तो जब इससे करोगे तो 17 दूना 34 और 0.5 जुड़ के 1 हो जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 32 3 करना है, कितना करना है, 3 गुणे 32.5, तो कितना हो जाएगा ये, अब देखो यहाँ पे करना पड़ेगा, 3 5 15 आता है 1, 3 6 1 7 और 3 3 9, 97.5 आ जाएगा। फिर इस तरीके से करो, 7 से करो, 7 गुणे 47.5 बराबर कितना आ जाएगा, 7 5 35 के 5 आता है 1, 7 7 49 और 1 50 के, देखो 7 5 35 के 5 कितना आएगा, 3 आएगा, 7 7 49 और 3 52 के 2 हाथ आएगा 5 हमारे पास, फिर 7 चौक 28 और 5 8 5 33 और फिर दशमलव एक गिनती बाद लगता है, यहाँ पे लग जाएगा। फिर 8 गुणे 62.5, ये तो आपको गुणा है, आप आसानी से भी कर सकते हो अपने से भी, 8 पंचे 40, फिर कितना हो जाएगा, 8 गुना 16 4 20, फिर 8 6 48 और 2 50, और कितनी गिनती बाद, एक दशमलव बाद लगेगा, तो ये क्वेश्चन ये हट जाएगा, या फिर 500 डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास। फिर क्या है 77.5 में कितने से करना है, 6 गुणे 77.5 कितना आ जाएगा, देखो 6 5 30, फिर 6 7 42 और 3 45 के 5 आता है 4, फिर 6 7 42 और 4 46, यहाँ भी दशमलव लगेगा। फिर क्या कितना हो जाएगा, हाँ 6 गुणे
92.5। मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का गुणा कर रहा हूं, इसका इसका गुणा किया, इसका इसका गुणा किया, इसका इसका किया, इसका इसका, इसका इसका और इसका इसका किया। यानी क्या करना है आपको, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। ये आसान है क्योंकि उसमें क्या करना था पता था हमें, एक्स आई निकालो, फिर एक मानो, कल्पित माद मानो, फिर डी निकालो, फिर उसको जोड़ के निकालना पड़ता था। ये आसान है यहाँ पर कि बारंबार निकालना, डायरेक्ट एक्स आई निकाला और डायरेक्ट चले गए हम एफ आई एक्स आई में। ठीक है, जब भी हमसे कोई नहीं कहेगा कि किस विधि से निकालना है तो इसी विधि पे आ जाना, ये आसान विधि है, सबसे ज्यादा आसान विधि है। जब हमने वर्ग में दे रखा हो माध्य निकालना है तब कि हम यहाँ हम क्या निकालना है, यहाँ हम लोग माध्य निकालना है भाई साहब, माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य की हम बात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ो, कितना हो रहा है, 6 पंचे 30, 6 दूना 12 और 3 15, 6 नवा 54 और 1 55, यहाँ भी दशमलव लग जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब हमारा जो फार्मूला कहता है एक्स आई का, वो कहता है कि आप क्या कीजिए, सिग्मा कर दीजिए, सिग्मा मतलब जोड़ दीजिए सबको, किसको, एफ आई और एक्स आई जिनको आपने गुणा किया है, बटे में कर दीजिए आप सिग्मा ऑफ एफ आई। बस यही आपको करना है, यही मेरा मकसद है। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पर एफ आई को जोड़ना है तो एफ आई को पहले जोड़ लेते हैं क्या आ रही है, ये देख लेते हैं, फिर उसको जोड़ लेंगे क्या आ रही है। देखो 2 3 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26 और 6 32। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है एफ आई की, सिग्मा एफ आई कितनी आ गई, 32 आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 32। अब चूंकि मुझे सॉल्व करना है तो आई थिंक आपने ये उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, मैं अभी से मिटाता हूं। ठीक, अब हमारे पास क्या आता है, लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, इसको नहीं मिटा सकते अभी, हमारे पास 32 आ गया है। ठीक है, 32 आ गया है और यहां पे कितनी वैल्यू थी, ये तो मिटा दिया हमने, इसको देखना पड़ेगा एक बार दोबारा से। देखो एफ आई की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 32 आ गई। तो एक्स आई इज इक्वल टू होता है मेरे पास सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई, उसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन एफ आई की वैल्यू हमें पता चल गई 32 आ गई। ठीक है, अब 32 आ गई, अब यहाँ पे इन सबको जोड़ देते हैं, कितना आ रहा है ये आ रहा था, एक प्रॉब्लम हो गई छोटी सी, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी 2 वैल्यू और पता चलना चाहिए ना, क्योंकि हमें इन सबको जोड़ना है। तो इन सबको जोड़ने के लिए तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या वैल्यू है, तो थोड़ा थोड़ा सा बना लेते हैं फिर से। देखो इसकी वैल्यू तो मुझे पता चल गई 32, अब इसके ऊपर की वैल्यू क्या है वो आप भी निकाल सकते हो, अभी तक जैसे मैंने किया था टेबल, इस सबको जोड़ दो, जो यहाँ पे ये सारी जो वैल्यू आई है ना, और भी जो 2 वैल्यू लिखी थी उन सबको जोड़ दो, जो आए उसका यहाँ पे कर दो भाग। जैसे मान लिया मैंने कुछ भी आ गई, मैंने बोले जाऊं 2 3 5.73 इस तरीके से आ गई, तो अब इनका क्या कर दो, भाग कर दो, तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी आंसर। यही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, जो हमने पहले भी बहुत बार निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और आई थिंक अब जो आपके लगभग मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं उससे आपका लगभग मैंने काफी एरिया कवर कर लिया है, जिसमें मैंने आपको कल्पित माध्य विधि द्वारा, और अगर इसी की बात करूं मैंने, तो आज मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री का बताया, यानी कि मैंने आपको त्रिकोणमिति के 2 सवाल बताए, साथ ही साथ बताया मैंने ऊंचाई दूरी के 3 सवाल बताए, माध्य का 1 सवाल बताया, और 3 सवाल मैंने बताए हैं आपको कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण से। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें कुछ खास नहीं है आपको। अगर हम बात करें तो जब अब आपका जो क्वेश्चन बचा हुआ है, यानी कि अब जो हमारे पास दिन बचे हुए हैं 1 मार्च तक के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको बार बार चीजों को रिवाइज करना होगा। साथ साथ मैंने आपको बताया था, जैसे शुरुआत में हमने बात की थी, कि अब हमारे पास ये जो सीरीज है वो तो चलती रहेगी पीवाईक्यू सीरीज, लेकिन साथ ही साथ हम अपनी दूसरी सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें फार्मूला 1 शॉट रिवीजन के साथ होगा, जिसमें हम हर चैप्टर को, जैसे वास्तविक संख्या हो गया, बहुपद हो गया, उसके कुछ फार्मूले बताएंगे और उसमें 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं होगी, 15-20 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें हम फार्मूले को डिस्कस करेंगे कि फार्मूले में इस एक्स आई क्या होता है, एफ आई क्या होता है, या वाई क्या होता है, जेड क्या होता है, और इसको अप्लाई कैसे करना है, किस क्वेश्चन पे हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।